हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1। फिर से दोस्तों मैं इसे रिवीजन करा जा रहा हूं क्योंकि जब मैं उस समय वीडियो बना रहा था तो मेरा कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा था। दोस्तों चलिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम इसे PDF द्वारा पढ़ेंगे क्योंकि इससे मुझे भी सुविधा रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ चल रही है जिसके कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो दोस्तों हम परावर्तन के पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देते हैं। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है, हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं। तो दोस्तों आप अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी है, अगर जो आप टॉर्च या लाइट देंगे या उसको प्रकाशित करेंगे तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, तो प्रकाश के कारण दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि प्रकाश के स्रोत के बारे में। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम प्रकाश के स्रोत के बारे में बात करेंगे और उसके आगे तब पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, पहला दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दोस्तों दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, यानी लुमिनस सोर्स। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत की कि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों का प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तक पर ही चमकता है, यानी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके ही चमकता है, यानी चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश के गुण के बारे में, प्रकाश के पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो दोस्तों प्रकाश के गुण के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दोस्तों ये इस NCERT बुक में दिया नहीं है, लेकिन पूछता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। देखिए प्रकाश एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, आपके बुक में दिया है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश क्या कर सकता है, निर्वात में भी, यानी जिसमें हवा न हो। निर्वात का मतलब है क्यों, जिसमें हवा न हो उसमें भी प्रकाश गति कर सकता है। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु में से गुजर जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी आदि में से नहीं गुजर जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है और पारभाषक माध्यम क्या होता है। तो दोस्तों प्रकाश की निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होती है 3 × 10⁸। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अपारदर्शी और पारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम क्या होते हैं। तो दोस्तों जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, और जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग यानी कम से कम भाग ही गुजर पाता है उसे पारभाषक कहते हैं, और जिससे गुजर ही नहीं पाता है उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो दोस्तों यदि इसमें देखिए अंडरलाइन करके दिया है, यह अभी जानिए। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती हैं। विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षा में करेंगे। यानी प्रकाश की किसी छोटी वस्तु से टकराकर मुड़ने की प्रक्रिया विवर्तन कराती है। दोस्तों इसे हम उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश किरण के बारे में। आपने देख लिया कि जब प्रकाश किसी माध्यम में गुजरती है तो
उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं, यानी प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश में परावर्तन होता है तो उसके बारे में। तो परावर्तन का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से आए टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि आप एक दर्पण लिए हुए हैं, देखिए इसमें दर्पण का चित्र होगा तो आपको बता रहे हैं, लेकिन समतल दर्पण का इसमें चित्र नहीं है। तो दोस्तों प्रकाश जब किसी दर्पण से टकराता है तो फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं, आइए इन नियमों को स्मरण करें। यानी कि प्रकाश के दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन जो किरण होती है उसका जो कोण बनता है वो भी, तथा परावर्तन जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। यानी आपतन और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। और दूसरा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। तो दोस्तों परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। यानी कि वो गोलीय दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण हो, उसमें प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें भी एक उत्तल है और एक अवतल दर्पण है। इसमें भी सेम उसी प्रकार प्रकाश का परावर्तन होगा जिस प्रकार समतल दर्पण में होता है। यानी प्रकाश का परावर्तन सभी के लिए समान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप में दिया है कि एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसे वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? यह छोटा है या बड़ा? धीरे धीरे चम्मच को अपने चेहरे से दूर ले जाइए, प्रतिबिंब को देखते रहिए, यह कैसा परिवर्तित होता है। दोस्तों चम्मच को उल्टा कीजिए तथा दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए। आप अब प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। दोस्तों अब इसके बारे में दिया है कि चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है, यानी वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि जो चम्मच होता है मुड़ा हुआ होता है, गोल टाइप से होता है, इसीलिए उसे गोलीय दर्पण का एक भाग मान सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में। तो दोस्तों गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है। तो अगर जो उभरे हुए भाग पर कलई की जाए, यानी कि आप देख सकते हैं अवतल दर्पण में अगर यदि उभरे हुए भाग पे कलई की जाए तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। अगर इसके अंदर वाले भाग पे कलई की जाए तो और जो परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि यदि परावर्तन धंसे हुए भाग से हो तो अवतल दर्पण कहलाता है, यदि परावर्तन उभरे हुए भाग से हो तो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों अब इसके आगे दिया है कि इन दर्पणों को आरेखीय निरूपण चित्र में किया गया है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठभाग छायांकित है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल जैसा है। यानी जो चम्मच हम देख रहे थे क्रियाकलाप में, उसका जो धंसा हुआ भाग है वो अवतल है, मैंने आपसे पहले भी बोला था, तथा चम्मच का बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। तो दोस्तों इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो दोस्तों हमारी तैयारी ऊपर भी होती रहेगी। अगर जो आप लोगों का ऐसा ही प्यार और सपोर्ट रहा तो हमारा चैनल बहुत आगे तक जाएगा। सो दोस्तों थैंक यू एंड धन्यवाद।